उर्दू आजकल की एक और नशिश में खुशामदीद। आज हमारी खुश नसीबी है कि आज हमारे साथ जो है वो एक ऐसे खल्लाक शख्सियत मौजूद हैं जो लिखना भी जानते हैं, जो हिदायतकारी भी जानते हैं, फ़नकारी भी जानते हैं, गुलूकारी से वाबस्तगी भी है, मौसीकी की हद तक गालिबन, और ख़याल बयान भी करना जानते हैं और ख़याल को बेचना भी जानते हैं। फिल्म इंडस्ट्री से भी ताल्लुक़ है, इश्तहारियात से भी है। लेकिन बहरहाल अपने इश्तहारों के अंदर भी और जिस मौजू पर उन्होंने फ़िल्म बनाई और जिस तरह बनाई उसमें एक बागी झलकता है जो पहले से तयशुदा फार्मूला और पहले से तयशुदा कहानी के और अवामिल से कुछ हटकर कुछ नया, कुछ ऐसा जो कि हम नॉर्मली आम तौर पर मुतवक्को नहीं करते, वैसा कुछ करना चाहते हैं और किया भी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं ज़हीरुद्दीन साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। मैंने कुछ आपके तारुफ में जो है ऐसा तो नहीं है कि आप और अच्छा हो सकता था लेकिन सही है। मैं क्योंकि ज़्यादा हम्बल आदमी हूँ तो मैं इस पे भी कर सकता हूँ। हाँ, गुंजाइश और थी थोड़ी सी। चलो मैं हम एक टेक ऑन ले लेते और अगली दफ़ा बेहतर कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर कहाँ से बात शुरू की जाए? आपके अपने सफ़र से बात शुरू की जाए, जहाँ से आप, और ये सफ़र उर्दू वाला हो कि अंग्रेज़ी वाला? आपने सारे सफ़र जो है वो आपने जहाँ से आपको मुनासिब लगे वहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। चले हम जो है वो कहानी से शुरू करते हैं। आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग मीडियम्स में कहानी सुनाते हैं। कभी आपकी कहानी कोई सामान बेच रही होती है, कभी कोई कहानी कोई ख्याल बेच रही हो। इसका सफ़र शुरू कहाँ से होता है? ये एक मुश्किल सवाल है कि बात कैसे आती है। मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी जो हम बात करते हैं ना, जो भी तख्लीक है वो चीज़ों को जोड़ने का फ़न है, कनेक्ट करने का। और उस कनेक्ट करने में उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं। उसमें आप क्या पढ़ते हैं, आप क्या देखते हैं, आपने कैसी ज़िंदगी गुजारी है, आप लोगों को कैसे पढ़ते हैं, आप ज़िंदगी को कैसे पढ़ते हैं, उसके अलावा और क्या पढ़ते हैं आप तारीख़ पढ़ते हैं, आप अदब पढ़ते हैं, आप नफ्सियात पढ़ते हैं, साइकोलॉजी इसको कहते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं और आप देखते हैं और आपके दिमाग में बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी सोशल इंसाइट्स जिसको कहते हैं वो होती हैं। आप सफ़र करते हैं तो वहाँ वो आपके लिए बहुत एक इसमें एक बड़ी अहम, मेरे अपने अगर मैं बात करूँगी इस सफ़र में, इस प्रोग्रेशन में, वो बहुत अहम है। तो उन सारी चीज़ों को, और जब आप अगर बात करते हैं फ़िल्म की, कोई कहानी सुनाने जाते हैं तो फिर आप उसके अंदर से मुख्तलिफ़ कहानियाँ निकालते हैं। असल बात ये होती है कि आप बात क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप कोई चीज़, जैसे आपने कहा कि चीज़ें बेचने के लिए कहानी बनाते हैं जिसको इश्तिहार कहते हैं, तो उसमें भी उस चीज़ के हवाले से आपकी क्या सोशल इंसाइट है, क्या बात कनेक्ट होती है। और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग जो है वो उसमें बड़ा झूठ बोला जाता है। ये लाइज़ वेल टोल्ड वाली एक बड़ी टर्म इस्तेमाल होती है। मुझे ये लगता है कि अब एडवर्टाइजिंग भी बहुत हकीकत के करीब हो गई है। रियलिटी से ज़्यादा हमें कोई चीज़ एंगेज नहीं करती, कोई चीज़ हिट नहीं करती। अगर आप, और मैंने इस प्लेटफॉर्म को क्योंकि जब आप एडवर्टाइजिंग में काम करते हैं या कोई ऐड बना रहे होते हैं तो उसमें आपके पास बजट्स होते हैं, उसमें आपके पास बहुत सारी अलग दूसरी सहूलियात होती हैं, वो फैसिलिटीज़ होती हैं, और उसके बाद आपके पास मीडिया होता है कि जिस पे वो चल सके। तो मैंने उसको भी इस्तेमाल किया है एक तरह से सोशल मैसेजिंग के लिए। तो उसमें अगर आप सारे एड्स देखेंगे तो उसमें कई जगह आप बड़ी बेसिक और बड़ी डीप बात कर रहे होते हैं, ठीक है, और बड़ी गहरी बात होती है जो, और अक्सर हमारे जो कहा जाता है ना कि मुश्किल बात कहना आसान होता है, आसान बात कहना मुश्किल काम होता है। तो जितनी सोशल इंसाइट्स होती हैं वो बड़ी बेसिक होती हैं और बहुत सामने होती हैं।
सिर्फ उसको लोगों को दिखाना होता है, और लोग उससे ज़्यादा वो हिट ज़्यादा करती हैं क्योंकि वो जिसको कहते हैं कि लोग उनसे रिलेट बहुत कर सकते हैं। तो अगर आप एड्स भी देखेंगे मेरे, मतलब तो उसमें या तो वो बहुत रिलेटेबल है, या वो बहुत डिफरेंट किस्म का कोई अच्छा मिज़ाह है लेकिन वो भी रिलेटेबल है। अगर आप किंग टॉक्स का ऐड उठाते हैं और उसमें अगर आप वो कैरेक्टर देखते हैं, अब दैट इज़ लाइक द सिंपलेस्ट एग्जीक्यूशन, के जो बहुत ही आसान तरीन एग्जीक्यूशन जो हो सकती है। दो आदमी एक टेबल पर है, दो एंगल है, इससे ज़्यादा सादा और कुछ हो नहीं सकता। और दो कोई खूबसूरत आदमी नहीं है तो उसमें ग्लैमर का भी एलिमेंट निकल गया। तो अब आप किससे इंगेज करेंगे? अब आप अपनी जहानत से, इंटेलिजेंस से, विट से, हिस्से मिज़ाज से, कि आप वो बात कैसे सुना रहे हैं। तो वो अगर आप कैरेक्टर भी देखेंगे तो वो पहले फ्रेम से आपको बता देता है जिसमें वो पेन ऐसे करके सेट कर रहा है कि वो क्या है, कैरेक्टर है, ठीक है। और फिर जब वो बात करना शुरू करता है तो बेसिक लोगों ने उस पर कमेंट्स किए, जो मैं बात ये कर रहा हूँ कि रिलेटेबल कितना है, कि हर एक ने वो कैरेक्टर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में देखा हुआ था। लोगों ने कमेंट किए, किसी ने कही मेरे बॉस जैसा है, किसी ने कोई अंकल बताया, किसी ने कुछ बताया। तो बेसिक बताने का जो मकसद है वो ये है कि आप कोई भी कर सकते हैं एज उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए। आप सोशल चेंज भी लेकर आ सकते हैं, आप बिहेवियर चेंज वही भी कर सकते हैं, आप लोगों को सिर्फ एंटरटेन भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा एक अच्छे टेस्ट में रहते हुए। और आप ओवरऑल जो एक होता है ना, जो मैं कहता हूँ कि जो क्रिएटिव्स होते हैं उनका ये काम होता है कि वो आम आदमी का ज़ौक़ बेहतर करें, ठीक है। ये अच्छा, दो आपकी बातों से मैं अगर मज़ीद, ये जो आपने बात की ना कि चीज़ें आसान होती हैं और सामने होती हैं, और असल में हम जो है वो जिन डिटेल्स को फोकस नहीं करते वो हमसे छूट जाती, लेकिन लाशऊर में, दिमाग में, मेमोरी में कहीं ना कहीं वो बेतरतीब पड़ी रहती है। तो शायद एक आम आदमी, एक आम से मुराद एक ऐसा जो लिखता नहीं है, एक ऐसा शख्स जो लिखना जानता है, वो यही जानता है कि वो अपने उन बिखरे हुए पैकेट्स को कैसे अरेंज करे और कोई शक्ल दे दे। तो वो अब आप जो है, आपने जिस तरह कहा कि सोसाइटी को आप खूब समझते हैं, ये आपके काम से झलकता है। कोशिश करता हूँ समझने की। खूब समझते हैं आप, यकीनन कोशिश, लेकिन कोशिश बहुत सारे नतीजे तक पहुंच चुकी है, नतीजा बता देता है। खैर, लेकिन जो आपका क्लाइंट है, जो कि जिसका मकसद यकीनन किंग टॉक्स बेचना या कोई भी ब्रांड बेचना है, उसका फोकस जो है, उसको कैसे आप पायल करते हैं इतने अछूते आइडियाज़ को लेकर कि, और क्या ये सफ़र जो है बहुत पहले ही ऐसा था, इतना आसान था, या एक मकाम बनाने के बाद अब आपकी बात सुनी जाती? देखें, ये जो है ना, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये एक बड़ी आम प्रैक्टिस यही है कि ज़्यादातर लोग जो है ना, वो क्योंकि एक आम आदमी, क्लाइंट भी जो है वो एक आम आदमी होता है, बस उसने थोड़ी मार्केटिंग पढ़ी हुई होती है, कुछ ने वो भी नहीं पढ़ी होती, सिर्फ बिजनेस रन कर रहे होते हैं। उनका तख्लीक की तरफ और उस तरह क्रिएटिव एक्सपोजर और चीज़ें नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ जनरली आम लोग किसी ख़याल को, किसी क्रिएटिव थॉट को, किसी आइडिया को उस तरह से इवैल्यूएट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जहानत, हमारी इंटेलिजेंस की लिमिट्स होती हैं। तो और क्रिएटिव सब्जेक्टिव चीज़ होती है। तो हम लोग ज़्यादातर जो चीज़ों को देखते हैं वो इस तरह देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि क्या बात की जा रही है, हम ये देखते हैं कौन बात कर रहा है, ठीक है। ये बड़ा मसला, बात करने वाले की अपनी हैसियत और पोजीशनिंग और क्रेडिबिलिटी और क्या है। तो होता ही है कि ये मुश्किल काम होता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग वो लोगों की होती है कि अगर आपके पास सही रीज़न है, एक बात समझाने का तरीका है, लेकिन एक मुश्किल काम भी होता है, और ये आहिस्ता आहिस्ता आसान होता है। शुरू में मुश्किल होता था। कुछ मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं कि जिनको मुझे ज़्यादा समझाना नहीं पड़ा, जैसे मैं कैनवुड के लिए 10 साल से काम कर रहा हूँ,
ठीक है, वहाँ जब मैंने शुरू किया था और मैंने उनको पहली दफ़ा कहानी सुना, तो वो लोग हैं जिनसे शायद ये एडवर्टाइजिंग में एक चेंज शुरू हुआ है, एक नई वेव आई है। तो वहाँ पे मुझे सिर्फ ये रिस्पांस मिला कि बहुत अच्छा है, ठीक है। और जब मैंने उनको बना के भी दिखाया तो उन्होंने उसमें कुछ नहीं किया, उन्होंने बल्कि मुझसे पूछा कि तुम्हें सब सही लगता है? तो वो, लेकिन कुछ जगह ऐसी है कि जहाँ काफ़ी वेट करना पड़ा, मतलब आपको आपकी कन्विक्शन होनी चाहिए। देखें, एडवर्टाइजिंग में भी ना क्लाइंट ये देख रहा होता है कि आप अगर कोई बात कह रहे हैं तो आप खुद कितना कन्विंस्ड है। उसके बावजूद भी आपको मुश्किल होती है अक्सर। जैसे किंग टॉक्स का स्क्रिप्ट है, आपने उसका जिक्र किया, वो 4 साल मेरे पास रखा रहा। मैं कन्विंस था, क्लाइंट के थोड़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इसमें लफ्ज़ कीड़ा इस्तेमाल हो रहा है, और क्योंकि वो थोड़ा ज़रा शरिया कंप्लाइंट भी है, और वो ज़रा सा उनको था कि ये ना करें। तो वो मैं हर साल उनको कहता था कि ये कर लें, ये जिस दिन करेंगे उस दिन आपको अंदाज़ा होगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो वो 4 साल बाद उन्होंने हिम्मत पकड़ी, मैं उनका कुछ और एड शूट कर रहा था, तो मैंने उनको ऑफ़र की दैट ही कुडंट रिफ्यूज़, गॉडफादर वाली आई मेड हिम एन ऑफ़र। तो वो मैंने वहाँ उसी सेट के ऊपर वो ऐड 2.5 घंटे के अंदर शूट हुआ है टोटल, ठीक है। हम कुछ और शूट कर रहे थे, वो रात में मैंने एहतशामुद्दीन को फ़ोन किया, वो आ गए, हमने वहाँ पे वो ऐड शूट कर लिया। तो टाइम लगता है, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स ऐसे हैं कि जो 3-3 4-4 साल जो है वो टाइम लेते हैं। लेकिन होता ये है कि जब एक दफ़ा रिज़ल्ट नज़र आ जाए ना, उसको मैं अपनी टर्म में यूज़ करता हूँ कि एक दफ़ा आप मुसलमान हो जाए ना क्लाइंट, उनको ये नज़र आ जाए कि हाँ, आप जो बात कह रहे हैं वो बात सही है, और उस बात पे जो है वो जो है रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं और इंगेजमेंट आ जाती है। देखिए, हम लोग जब एड्स बनते हैं ना, तो बड़े अरसे तक पाकिस्तान में, जब तक सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस नहीं था ना, ऐड बनते थे, बोर्ड रूम में लोग देखते थे, तालियां बजा लेते थे, वो अपने अंदर खुश हो जाते थे, हमने बहुत अच्छा बना लिया है, ठीक है। अब जब आपने स्टोरीज़ बनानी शुरू की है ना और नरेट करनी शुरू की है, तो आपको एक पब्लिक फीडबैक फ़ौरन मिलता है। लोग जब आपको ख़ुद फ़ोन करते हैं ना क्लाइंट्स को, और उनको हर जगह से वो तारीफ़ें मिल रही होती हैं, वो हाई एक डिफरेंट है। उसके बाद जो भी थोड़ा सा अक्लमंद ब्रांड मैनेजर होता है ना, वो ये चाहता है कि उसको ये वाली अप्रिसिएशन मिले उसके ब्रांड, और फिर उनकी वहाँ से प्रोग्रेशन होती है। वरना अगर आप जो एड्स बनाते रहें और अपने सर्कल में खुश होते रहें, सोशल मीडिया पे आपको फ़ौरन अब उसका नज़र आ जाता है, रिएक्शन भी बता देते हैं कि आपने क्या गलत किया है। तो बात सारी है कि बेचने में ये इस पोजीशन में आने में टाइम लगता है, आपको बहुत ऑनेस्ट होना पड़ता है अपने काम से, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और आपको कंसिस्टेंट रहना होता है। तो लॉन्ग जर्नी तो है। अब मैं यहाँ अपने दुखड़े नहीं रोना चाहता, हाँ, कुछ ऐसे वाक़यात, कहानियाँ जो कि बिल्कुल बिल्कुल। हमसे भी गुजरी है, लेकिन हाँ, बात सही है कि एक मुस्तकिल सफ़र है, स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ें आसान होना शुरू हो जाती। बिल्कुल। अब आप इश्तहार से फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आए, और अमूमन ये होता है कि ये ख्याल किया जाता है कि जो लोग इश्तहार से, एडवर्टाइजिंग से फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आते हैं, उन्हें एक तो ये अंदेशा या तवक्को कह लें कि उनकी फ़िल्म के अंदर जो है वो शायद एक बड़ा जो मीडियम या बड़ा वक्त दौरानिया ज़्यादा हो, तो वो फिल इन करना उनके लिए मुश्किल हो। दूसरा ये कि क्योंकि वो आदी होते हैं एक बहुत बड़े बजट और बड़े ग्रैंडर और बड़ी स्पेस और बड़े ऑप्शंस के साथ काम करने के, तो शायद फिल्म इंडस्ट्री इस तरह से वो सारे मसले हल करने में नाकाम रहती है, जो कि एडवर्टाइजर्स को क्लाइंट डायरेक्ट होता है और चीज़ें मिल जाती हैं। आपके लिए ये जो ट्रांजिशन रहा, इसमें ये कैसा रहा? आपके बारे में क्या राय रही और आपकी अपनी क्या राय बनी? अच्छा, मेरे बारे में क्या राय रही इसका तो मुझे खुद बहुत नहीं पता होता, लेकिन देखिए, ट्रांजिशन मेरे लिए ये कोई बड़ी ट्रांजिशन नहीं थी। उसका रीज़न मैं बता दूं आपको, बुनियादी जो वजह है ना उसकी, वो ये है कि
मैं क्योंकि एडवर्टाइजिंग में भी नैरेटिव पे भी ज़्यादा काम करता रहा हूँ। एक्चुअली मुझे ना मेरा जो बुनियादी शौक़ है ना वो है कुछ नया क्रिएट करने का, ठीक है। अब वो मैं उसमें तजुर्बे करता रहता हूँ और मैंने एडवर्टाइजिंग में बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। मैंने जब स्टार्ट किया काम तो उस वक्त मैंने पाकिस्तान में मैंने एक बाहर एक एग्जीक्यूशन देखी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने उसको अडेप्ट करके यहाँ पे एक पूरी एग्जीक्यूशन बनाई। और उस वक्त मैंने सबसे बड़ा क्रोमा यहाँ शूट किया था लॉन्ग टाइम बैक, और वो ऐड था लाल है तो टपाल है। आपने वो ऐड देखा होगा, वो एक ग्रैंड सा ऐड था, वो मेरा शुरू का काम है। तो मुझे ये एक्सपेरिमेंट्स और ये विजुअल एक्सपेरिमेंट्स करने का शौक़ है, ठीक है। फिर मैंने नैरेटिव में बहुत काम किया। नैरेटिव की एप्रिसिएशन ज़्यादा होती है क्योंकि वो हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में उससे कनेक्ट ज़्यादा करते हैं। लोग सिर्फ विजुअल्स के साथ उस तरह से कनेक्ट नहीं करते, वो वाव फैक्टर होता है। मैंने बोल्ट के ऊपर बहुत अच्छे शूट किया। कैनवुड के रेफ्रिजरेटर का एक ऐड था जिसमें मैंने ह्यूमंस के साथ, बोल्ट एक रोबोटिक आर्म होता है, उसके साथ आप हाई स्पीड मूव कर सकते हैं, तो मैंने उसके ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट किया एंड दैट इज़ लाइक अ विजुअली स्टनिंग ऐड। मैंने मास्टर टाइल्स के लिए काम किया। मैं कोशिश ये करता हूँ कि डिफरेंट चीज़ें ट्राई करता रहूँ और एक्सपेरिमेंट्स करता रहूँ। नैरेटिव में फिर मेरा ज़्यादा जो लोग यहाँ पे जो चीज़ अप्रिशिएट हुई, लोगों ने बहुत पसंद किया, वो नैरेटिव था। जैसे कैनवुड की स्टोरीज़ है, अमरीली स्टील्स है, किंग टॉक्स है। तो फिल्म भी जो है ना वो नैरेटिव का मीडियम है, ज़्यादा कहानी सुनानी है आपने। तो मुझे कहानी सुनाने का एक अलग शौक़ है, तो वो कहानी बनाना मेरे लिए और बताना इतना मुझे खुद मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि मुझे इस तरह का हाँ, ये वाली फ़िल्म मेरी शायद स्क्रिप्ट आखिरी थी। वो होता है ना लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि मैं कुछ और स्क्रिप्ट्स पे काम कर रहा था और अभी भी मेरे पास 3-4 और चीज़ें हैं जो मैं करूँगा अभी, जिस पे काम कर रहा हूँ। फिल्म्स हैं, सीरीज़ है, फिल्म्स है, काफ़ी सारी चीज़ है। खुद डायरेक्ट करेंगे? मैं खुद डायरेक्ट करूँगा। मेरे साथ अपना एक मैंने छोटी सी टीम डेवलप कर ली है, और डायरेक्टर्स होते हैं। अरमुगान हसन है, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। ये किन्नौर वाला ऐड वो डायरेक्ट करता है, मैं लिखता हूँ, ठीक है। और हमज़ा इमाम है। तो ये मेरे पास अपनी टीम भी एक ज़रा बन गई है। ये दे आर लाइक ट्रेंड और बहुत अच्छा नैरेटिव शूट करता है। तो इस तरह से अभी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम करेंगे। ये वाली मुझे हिट ज़्यादा की आगे, और इस फिल्म में मुझे ये लगा कि अभी देखिए, फिल्म बनाने की वो जो 2-3 रीज़न होती है उसमें, इसमें मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत कमर्शियल होना नहीं था, जो होना तो चाहिए, लेकिन इसमें मुझे ये लग रहा था कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये वाली चीज़ है। क्योंकि जिस तरह आप पिछले 10 साल से देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में एक एक्सट्रीमिज़म बढ़ रहा है, तो वो मुझे लग रहा था कि बिहेवियर चेंज के लिए फिल्म मेकर्स को और हम लोगों को इस तरह सोशल चेंज के लिए काम करना चाहिए। और ये वो चीज़ थी कि जिसको अगर मैं एक ज़रा इंटेलिजेंट तरीके से बात करूं और लोगों से बात करूं और पूरी सोसाइटी को कोई चीज़ ऐसी दिखाऊं, तो वो चीज़ मुझे लग रहा था कि उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं एक दूसरा प्रोजेक्ट करने जा रहा था, मैंने उसको ज़रा सा पीछे रखा और मैंने ये वाली कहानी जो है वो बना ली। और इसमें मुझे इस पूरे प्रोसेस में मज़ा आया, और मुझे लगा कि हाँ, ये होता है ना नीड ऑफ टाइम, कि वो ऐसी चीज़ जो है वो होनी चाहिए। तो मैंने पिछले 8-10 साल में जितना कुछ देखा था सोसाइटी में, उसको डब्बे में डाल के हिला के फिक्शनाइज कर दिया बस। और बहुत कमाल, मैं बारहा ये कह चुका हूँ, कहता हूँ कि वो एक बहुत ही हसास मौजू और बहुत ही खूबसूरती से, बहुत स्मार्टली, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर उसको उस पर जो है चालाकी के साथ, चालाकी तो नहीं, होशियारी समझदारी के साथ, क्योंकि हसास मौज़ूआत से जो है वो हसास ही इसलिए होते हैं कि उनका बयान मुश्किल होता है। हाँ, या उनका बयान मुश्किल होता है इसलिए वो हसास होता है। तो हर बात कही जा सकती है, हर बात लिखी जा सकती है, हर बात दिखाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो आपने ये फिल्म में
बहुत कुछ ना दिखा के उसका एहसास दिला दिया, ये कमाल बात है। बहुत कुछ जिस तरह से उसको दिखाना, क्योंकि अफसोसनाक बात यह है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में कुछ ऐसी फिल्में पहले बनती रहेंगी जिसमें अगर किसी खातून के साथ ज़्यादती की जा रही है तो उसका भी जो है वो उसको भी इस तरह से फिल्माया जाए कि लोग उसे देखकर जो है वो महसूस हो। हालांकि ये बहुत तकलीफदेह अमल है और ये पूरा एक दौर गुजरा है बॉलीवुड के अंदर। बहुत दौर गुजरा है वो। ये इस पे मुझे यूसुफी साहब याद आ जाते हैं। यूसुफी साहब ने लिखा है कि हमने इस एक वर्ड को, रेप को, इतना फैंटेसाइज किया है अपनी ऑडियंस के लिए कि अगर आप उर्दू में उसको अखबारों में ढूंढने जाएंगे तो आपको वो अल्फाज मिलेंगे जिससे लगता है कि लोग लज्जत कशीद करते हैं। तो ये और यही चीज़ बॉलीवुड में और सिनेमा में भी आपकी रही है कि बात सारी होती है आपकी इंटेंट क्या है, आपकी नीयत क्या है वो दिखाने की। आप कुछ बेचना चाह रहे हैं, आप कोई बात कहना चाह रहे हैं, कुछ किसी को सोचने पे मजबूर करना चाह रहे हैं, तो वो बात सारी उस पे आ जाती है ना। बुनियादी सवाल ये है। सॉरी मैंने आपको कट किया। नहीं सर, मैं तो आपसे सुनना चाहता हूँ। मैं तो बात यही है कि नीयत क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। पैसे कमाने की ख्वाहिश बुरी ख्वाहिश नहीं है, इज़्ज़त कमाने की, शोहरत कमाने की ख्वाहिश बुरी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन कहानीकार, एक लिखारी या एक फिल्म मेकर का कुछ ना कुछ फ़र्ज़ बनता है जो अगर वो वाकई महसूस करता है तो वो खुद एक खुशकिस्मत आदमी है और उसके पास कुछ कहानी है जो वो सुनाना चाहता है, उसे मौका भी मिल गया और उसे सुना भी दी। आपने अपना फ़र्ज़ तो पूरा कर दिया सर, और यकीनन जो है ये बड़ी खुशाइन बात है। मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, हालांकि शायद आपने बहुत सारे पैसे उस फिल्म से नहीं कमाए। हाँ देखिए, पैसे उस फिल्म से नहीं कमाए, लेकिन उस फिल्म को जितने लोगों ने देखा ना, और वो सिर्फ ये नहीं कि वो मेरे सर्कल में लोग हैं, मुझे जो एक खुशी है वो किसी ने देख के ये नहीं कहा कि यार ये आपने कितनी फारिग फिल्म बनाई है। मतलब मुझे इतनी अप्रिसिएशन मिली है, और जो सबसे अच्छा फीडबैक और एक यूनानिमसली कॉमन फीडबैक था वो ये था कि यार बहुत ग्रिपिंग है। मतलब हम एंड तक जो है ना वो बैठते हैं, और उसके रीज़न्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी थी, बल्कि फ़िल्म देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसमें अभी मज़ीद थोड़ी सी गुंजाइश है। तो मैंने फ़िल्म रिलीज़ होने के बाद, और ये एक अपने अंदर एक नया काम होगा कि वो होने के बाद वो मुझे अच्छी अप्रिसिएशन मिल रही थी, मैंने कुछ और शूट किया और मैंने उसको प्रोसेस को दोबारा से मैंने साउंड मिक्स दोबारा किया, कुछ नए शॉट्स क्रिएट किए, मैंने उसमें से कोई 6 मिनट कम करके 10 सीन ऐड किए और मैंने एक नया वर्जन बनाया है जो मुझे लगा कि हाँ ये जो थोड़ी सी एक तशनगी थी उसके अंदर वो अब ख़त्म हो गई है। क्योंकि देखें, ये मैं नहीं भी करता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपने इतना डिटेल काम किया हो जिसको आप चाहते हैं कि वो एक फ्लॉलेस हो, उसमें कोई कमी लगे नहीं, मतलब इंटेलिजेंट होना चाहिए, कंटेम्प्रेरी होना चाहिए, उसमें कहीं कोई चीज़, मतलब अगर आप पूरी मूवी में सिर्फ स्क्रिप्ट उठाएंगे ना, आप मुझे कोई एक लफ्ज़ ऐसा निकाल के नहीं दे सकते कि आप कहें कि यार ये इस कैरेक्टर की ज़बान नहीं है या ये कैरेक्टर ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये तो सिर्फ मैं स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, उस कैरेक्टर की हर डिटेल में, उसके कॉस्ट्यूम से लेके, सेट से लेके, उसके बोलने से लेके। तो जब मैंने कहा कि यहाँ तक चीज़ आई है वो इसीलिए हिट करती है आगे, तो उसमें ये थोड़ी सी चीज़ जो मुझे कमी लग रही है ना, ये नहीं होनी चाहिए। तो मैंने उसका नया वर्जन बनाया है जो मैं बहुत जल्द दोबारा रिलीज़ करूँगा, और स्पेशली जो नए फिल्म मेकर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कहूँगा कि आप आएँ और देखें और इस पे फिर डिस्कस करें। अच्छा सर, आपका ह्यूमर का जो कमाल है आपका ह्यूमर, माशाल्लाह, लेकिन ह्यूमर के साथ एक चीज़ जो है वो एसोसिएटेड है कि हम चार्ली चैपलिन जब चलते चलते गिर जाते थे तो उस पर हंसी आती थी। फिर हाँ, बस्टन कीटन, और ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक दौर आया कि हमारी अपनी फिल्मों में भी किसी के चेहरे पे हंसना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन चेहरा बिगाड़ के हंसाया गया, रंग पर, बॉडी शेमिंग। अब दुनिया जो है
बदल गई है। हसास हो गई है, ये समझ गई है कि ये चीज़ें हंसने के लिए नहीं थी, कभी भी नहीं थी। पहले भी हम इन पर हंस के ज़्यादती करते थे। तो अब वो जो हमारे कल्चर में या किसी वेस्ट कल्चर में भी जो चीज़ें इस्टेब्लिश हो चुकी थी कि इन पर हंसी आती, किसी के कद पर, किसी के जिस्म पर, किसी के रंग पर, किसी के ढंग पर, किसी की चाल पर, किसी के फैशन पर, अब इस पर हंसना नहीं है भाई। तो अब हंसाना कितना मुश्किल हो गया है। देखिए ये सारी दोनों चीज़ें जो है ना, एक बहैसियत इंसान सोसाइटी की एक प्रोग्रेशन होती है, एक सफ़र होता है। वो प्रोग्रेशन हमें नज़र आती है। मतलब दुनिया शायद 30-40 साल पहले इतनी महज़ब नहीं थी, महज़ब आज भी नहीं है, लेकिन आज कम से कम कुछ कोर वैल्यूज़ पे कुछ जगह आके इत्तेफाक हो जाता है। आज काफ़ी बेहतर है। अभी जो नई नस्ल है वो अब टोकती है आपको कि यार ये बात नहीं करें, ये रेसिज्म है, ये चीज़ नहीं करें, ये आपने सेक्सिस्ट कमेंट दिया है, ठीक है, ये बात। तो वो चीज़ बड़ी अच्छी है कि अब आपकी जो एक वोक जनरेशन आ रही है उसको कम से कम इन बुनियादी बातों की समझ है। तो वो हम जो सफ़र है ना वो बड़ा, वो मतलब मैं 50 साल पहले बेल्जियम में एक फ़ोटो देख रहा था कि एक अफ्रीकन बच्चे को ज़ू में रखा हुआ था, लोग देख रहे थे उसे, दैट वाज नॉर्मल, ठीक है। तो वो हमने मतलब 20-30 साल पहले, 20 साल पहले भी आपके पास मिसोजिनी और ये वाले जोक्स और सेक्सिस्ट जोक मूवीज़ के अंदर बड़े कॉमन थे, चीज़ों का मजाक उड़ाना, इस तरह से करना। एक तो ये चीज़ बेहतर हुई है। दूसरी चीज़ ये होती है कि ऑडियंस का भी ना टाइम के साथ एक उनका वो जो मैंने कहा ना ज़ौक़ बेहतर होता जाता है, समझ, इंटेलेक्ट वो बेहतर होती जाती है। जब पहली फिल्म बनी थी तो शायद उसमें इस तरह के शुरू में सीन्स होते थे कि ट्रेन जा रही है, लोग पार्क में खेल रहे हैं, लोग उसको देख के खुश होते थे क्योंकि उनके लिए वो नई चीज़ थी उस वक्त, ठीक है। फिर जैसे जैसे प्रोग्रेस करता गया आपका कमर्शियल सिनेमा भी, तो लोगों को आपने नई कहानियाँ देनी शुरू कर दी। तो जैसे जो कहानी नई आती थी लोगों का उसमें इंटरेस्ट होता था। एक ज़माना था कि दो भाइयों की स्टोरी होती थी, एक इधर चला गया एक उधर चला गया, या जो है वो बिछड़ जाता था और फिर मिल जाता था, तो लोगों को वो अच्छी फैसिनेट करती थी। ह्यूमर भी इसी तरह से, स्लैपस्टिक ह्यूमर चलता रहा आपके पास वो। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जैसे जैसे आप चीज़ें देते रहते हैं तो एक होता यह है कि एक सैचुरेशन आती जाती है, मोनोटनी आती जाती है, तो किसी ना किसी को ब्रेक करनी होती है और आपको उस ह्यूमर को और ज़हीन करना होता है, इंटेलिजेंट करना होता है। तो ये तो क्रिएटिव का हमेशा से चैलेंज होता है कि आप नया क्या कर रहे हैं। आप ह्यूमर कर रहे हैं तो आपका ह्यूमर को अब कैसे पावर, देखें जितनी लिमिट्स आती हैं मुझे लगता है कि उतना ज़्यादा क्रिएटिव चैलेंज ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जिस तरह आपके सामने ईरान का सिनेमा है, ठीक है, आपके पास लिमिट्स थी लेकिन आपने अपनी बात कही है। इसी तरह मुझे ये चीज़ें जो है, मतलब अगर आपके पास ये है कि यार इन चीज़ों पे जोक नहीं करना या ये ऐसे स्लैपस्टिक नहीं हंसाना, बहुत तरीके हैं, बहुत इंटेलिजेंट। और सामने मुझे क्योंकि मुझे ये लगता है, मैंने अपने एड्स में भी काफ़ी आपने देखा होगा, ह्यूमर मेरा अपना, मुझे जॉनरा जो है वो काफ़ी मज़ा आता है उसमें, क्योंकि मैं यूसुफ़ी साहब को पढ़ता रहा हूँ, इब्न इंशा को पढ़ता रहा हूँ, शफ़ीकुर रहमान को पढ़ता रहा हूँ, तो वो मुझे उसमें मज़ा आता है। और मुझे इंटेलिजेंट ह्यूमर जो है ना वो ज़्यादा उसमें, कि उसमें ज़रा एक बात होनी चाहिए कि जो सिर्फ हंसाए भी और साथ साथ उसके अंदर ज़रा सी डेप्थ भी हो, तो वो। और आगे में काफ़ी सारे, मुझे तो काफ़ी लोगों ने कहा कि यार हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये अब पहली मूवी जो है ना वो कॉमेडी होगी, ये तो सीरियस है। लेकिन उस सीरियस मूवी के अंदर भी फर्स्ट हाफ में, मतलब मैंने बहुत सारी कॉमेडी मूवीज़ में लोगों को इतना हंसते नहीं देखा, क्योंकि वो जो बीच में ह्यूमर आता है फर्स्ट हाफ में, लोगों ने बहुत इन्जॉय किया है। उतनी सीरियस मूवी में भी जब इस तरह का ह्यूमर है, तो मेरा अगला है कि सिर्फ ह्यूमर पे भी अगर काम करेंगे तो मज़ा आएगा। लेकिन हाँ चैलेंजिंग है, लेकिन मज़ा है उसका। लेकिन सर ये क्या सिर्फ ह्यूमर, जैसे आपने कहा सिर्फ ह्यूमर पे भी काम करेंगे, तो आप समझते हैं कि कॉमेडी फॉर द सेक ऑफ कॉमेडी बनाई जा सकती है या बनाई जानी चाहिए? सर मुझे ये लगता है कि किसी चीज़ को भी ना लिमिट नहीं करना चाहिए। देखिए
मुझे ऐसा लगता है कि डाइवर्सिटी जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है, कि हर तरह की चीज़ होनी चाहिए। हाँ, उस चीज़ में आप बस ये ध्यान रखें कि आप अपनी सोसाइटी को आप, जैसे पहले होता था ना कि आप नेगेटिव चीज़ों को ग्लैमराइज नहीं करते थे, ठीक है। अब मुझे लगता है कि ये वाला काम जो शुरू हुआ है ना वो थोड़ा सा गलत होता है, क्योंकि सिनेमा का कुछ इम्पैक्ट होता है लोगों की लाइफ पे, मतलब तो वो सोशली आप ज़रा डायरेक्शंस अपनी करेक्ट रखें तो आपके पास एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। एंटरटेनमेंट ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा आप बहुत कोई बड़ी बातें करके, ठीक है, लोगों को एंटरटेन कर रहे हो। कभी सिंपल इंटेलिजेंट होती है वो भी, मतलब मुझे अंदाज़ अपना अपना बहुत इंटेलिजेंट फिल्म लगती है, ठीक है, मैं उसको बड़ा इन्जॉय करता हूँ। आप वो मूवी देखेंगे, शायद वो इंडियन सिनेमा की चंद मूवीज़ में से है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स याद होंगे। आपको कोई 6-7 कैरेक्टर्स हर आदमी को याद होंगे, आपको बड़ी बड़ी मूवीज़ में नहीं होते। ये आर्ट सिर्फ शोले के अंदर है, ये आर्ट सिर्फ अंदाज़ अपना अपना के अंदर है कि आपको इतने सारे कैरेक्टर्स याद होते हैं कि वो आपने ऐसे कैरेक्टर्स बनाए, तो वो कॉमेडी होनी चाहिए। माल की सिग्नेचर लाइन लाइंस हैं, वो लाइंस लोग याद रखते हैं, तो लोगों को एंटरटेन करना चाहिए। लोग खुश होना चाहते हैं, लोग ज़रा एक रिलीफ होता है, एक ज़रा आके थोड़ी देर के लिए आप को एक रिलैक्सेशन मिलती है। हाँ, मैं जिस तरह अभी करने जा रहा हूँ ह्यूमर, वो ह्यूमर के साथ साथ कुछ ना कुछ आपको वो ज़हानत, वो चीज़ें, वो कैरेक्टर्स और वो कुछ ना कुछ मैसेजिंग भी मिल जाती है, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि हर तरह की चीज़ होनी चाहिए। मतलब आप बनाएं एज कमर्शियल, आप लार्जर देन लाइफ एक्शन दिखाना चाहते हैं, बिल्कुल बनाएं, ठीक है। आप कॉमेडी बनाना चाहते हैं, आप बनाएं। आपकी फ़िल्म में एक लाइन थी, डायलॉग था जो कि बिल्कुल मुझे बहुत मैं उसको बहुत करीब से महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल मैं भी वैसा ही सोचता हूँ सोसाइटी के बारे में कि ये उदास लोगों का माशरा है। यहाँ लोग जो है वो किसी को उदास सोसाइटीज़ को हंसते हुए लोग ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। हाँ, सेलिब्रेट करते हुए, खुश होते हुए। और अब ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है। ये वैसे तो आपकी फिल्म फिक्शन थी, लेकिन ये बहुत हकीकी लाइन थी। फिक्शन भी वो ऐसी नहीं थी कि हाँ, वो एक्चुअली दैट फिक्शन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम फैक्ट्स। क्यों आपको वो सारा फिक्शन जो है ना, जो मैंने आपको जो पहली बात बताई है ना, कि आपको उस मूवी में हर कैरेक्टर और हर इवेंट का एक रियल कनेक्शन है। तो वो मैंने जितने फैक्ट्स थे ना उन सबको फिक्शनाइज किया है, तो आपको वैसे वो फिक्शन है, लेकिन हर कैरेक्टर का एक बैक कैरेक्टर और रियल कैरेक्टर है। मतलब इवन मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने देखी और उन्होंने कहा यार राव की राय, मुझे वो कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा है। तुम्हें पता है वो कैरेक्टर मुझे कैसे, तो उन्होंने एक एंकर का नाम लिया पुराने। तो मैंने कहा आपने बिल्कुल सही पहुँचे हैं आप, ये वहीं से कैरेक्टर आया और उसका रीज़न भी था एक। तो बेसिकली जितनी अच्छी कहानियाँ होती है ना, चाहे वो सीरियस हो चाहे वो कॉमेडी हो, वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होती है। इवन आपकी फैंटेसी भी जो है ना, उसकी भी एक बैक स्टोरी कहीं ना कहीं से वो आई होती है, ठीक है। आप गेम ऑफ थ्रोन्स भी उठा लेंगे ना, उसके पीछे भी कोई कहानी हो, ठीक है। तो बात सारी ये है कि वो बातें आपको हिट इसीलिए करती हैं क्योंकि वो आपके आसपास है, आप उससे रिलेट कर सकते हैं। है ना वो फिक्शन। अगर आप फिक्शन एक बिल्कुल अछूती दुनिया डिज़ाइन करते हैं, तब भी उसके अंदर ईथोस, पैथोस, लोगोस वही हैं जो आपकी दुनिया से मुताबिकत रखते हो। एवटार, मतलब एवटार फिल्म जिसमें नीले पीले चेहरे देखकर किसी को रोना आता है, तो ये कमाल बात है कि वो उसका दर्द महसूस कर रहा है, इसके बारे में उसको पता है कि ये तो एलियन ने तो तस्वुर बिल्कुल हमसे अलग है, लेकिन वो हमसे अलग नहीं है। वो एक ये बस कमाल बात है। लेकिन ये खुद आर्टिस्ट जो ये बनाने जा रहा है उसके अंदर इस दर्जे की एम्पैथी होनी चाहिए, होती बल्कि होनी चाहिए, क्या होती है, तभी वो ये बात कर सकता है, काम कर सकता है। मेरा एक्सप्रेशन किसी की फीलिंग उसी वक्त बन सकता है जब मैं बड़ी ईमानदारी के साथ उसको एक्सप्रेस करने में कामयाब हुआ। ऐसा ही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि
अच्छी कहानियाँ सुनाने के लिए ना, मैंने काफ़ी सारे डायरेक्टर्स देखे हैं जो इस तरह का काम करते हैं कि जो आप फील कर सकें, मतलब जो जो लोग देखें और वो कहानी उनके साथ रहे थोड़े दिन, या कोई बड़ी बात कहें। उसमें मुझे लगता है कि सबसे जो एक बुनियादी बेसिक सी चीज़ है ना, वो ये है कि आप एज राइटर कितने ग्राउंडेड हैं, आप कितना वो एम्पैथी बड़ी ज़रूरी है। इवन एक टाइम ऐसा आता है कि आप वो एक बर्ड आई व्यू पे चले जाते हैं, जिस तरह गॉड्स व्यू होता है ना, आप अपने आप को उन चीज़ों से डिटैच करते हैं और आप जजमेंट्स ख़त्म कर देते हैं। तो फिर आपको जो ऑप्रेसर होता है ना, उसको भी आपको पता होता है कि ये ऑप्रेसर क्यों है, उससे भी हमदर्दी हो उससे भी आपको हमदर्दी हो जाती है, क्योंकि आपको उसका, क्योंकि देखें कहानी में ना दो तीन चीज़ें होती हैं एज राइटर और डायरेक्टर। एक बुनियादी चीज़ होती है कि वो कौन, किसकी बात हो रही है, ठीक है, आपको अपना सब्जेक्ट कौन है। आप एज फिल्म मेकर स्टूडेंट निकलता है तो कहता है हाँ ये दुकान वाला जो है ना, या ये मौलवी जो है, ये ऐसे बात, ये मेरा सब्जेक्ट है। आपको पता हो कि यार वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या है। दूसरा ये है कि यार हाउ, कि वो कैसे एक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है। आपने देखा होगा डायरेक्टर काम करवाता है, वो कहते हैं नहीं ये आदमी ऐसे बोलता है, तुम ऐसे बोलो, ठीक है, या ये लोग ऐसे बात करते हैं। तीसरा आता है क्यों, कि ये लोग ऐसे एक्ट और रिएक्ट क्यों करते हैं। ये आदमी अगर आज जुल्म कर रहा है, पीछे भी तो कोई कहानी होगी ना। बैक स्टोरी इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हर कैरेक्टर की एक बैक स्टोरी होती है, हर सोसाइटी की एक बैक स्टोरी होती है। हमारी सारी कहानियाँ, हम तो एक तरह से यहाँ पर सारे जो है ना वो मोहरे हैं, ठीक है। हम जो कुछ कर रहा है एक आम आदमी, उसका वो एक्शन भी डिज़ाइंड है, वो डिक्टेटेड है। वो ये समझ रहा है कि वो आज़ाद है, वो आज़ाद नहीं है। उसको इन्फ्लुएंस किया है, उसको बहुत चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। आपका मीडिया इन्फ्लुएंस करता है, आपकी सोसाइटी इन्फ्लुएंस करती है। सोसाइटी कैसे इन्फ्लुएंस होती है, ये भी एक है। वो सारी फिर आपके पास जियो पॉलिटिकल सिचुएशन आ जाती है कि आपकी अगर कोल्ड वॉर एंड नहीं होती और ये आपके इस जगह पे आके नहीं लड़ी जाती, अफ़गान वॉर नहीं होती, तो आपकी सोसाइटी आज कुछ और होती। तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। तो हम तो, आम आदमी तो विक्टिम होता है पूरे उसमें, वो बड़े फैसलों का, कि जो पूरी पूरी सोसाइटीज़ चेंज कर रहे होते हैं, पूरे पूरे बिहेवियर चेंज कर रहे होते हैं। तो जब आप इस सारी डिटेल में चले जाते हैं ना, तो आपके लिए ये सब लोग जो है ना, ये बेचारे सिर्फ आउट की अपनी विल के बगैर एक एक काम कर रहे होते हैं, ठीक है। आपको ऑपरेसर भी ऑपरेसर नहीं लगता, आपको वो भी विक्टिम लगने लगता है। तो ये लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन और एम्पैथी इस तरह से मुझे लगता है कि, और ये मेरा अपना ओपिनियन है, देखना बड़ा ज़रूरी है चीज़ों को, कि अपने बायसेस के प्लग्स निकाल के, अपने आप को डिस्कनेक्ट करके, और फिर आप चीज़ों को देखें कि हाँ ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो आप, मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छी तरह कनेक्ट कर सकते हैं, बातें कह सकते हैं। लेकिन ये तो इस मार्फत का लेवल है इस तक पहुंचने के लिए कौन से चिल्ले काटना पड़ते हैं? इस तक पहुंचने के लिए आपको अपने साथ कंफर्टेबल होना पड़ता है। इस तक पहुंचने के लिए आपको अपने चीज़ें जो है ना वो इजी का, आपको अच्छे लोगों को देखना होता है, सीखना होता है। सीखना आपको, बुद्धिज़्म में जो है ना एक ट्रेनिंग कराते थे कि वो उनसे जो है ना, जब वो शुरू में मॉन्क्स जाते हैं ना, तो उनसे वो भीख मंगवाते थे ताकि वो अपनी ईगो क्रश कर सके, ठीक है। तो बात सारी ये होती है कि आपको अपनी ईगो को साइड पे रखे, अपने आपको एक बड़ा ग्राउंड पे आना पड़ता है। आपको वो सीखने के लिए ना, आपको हर वक्त सारी विंडोज़ खुली रखनी होती है, आपको बात सुननी ज़्यादा पड़ती है।
हमारे यहाँ होता ही है कि हम बात कहना चाहते हैं। हम आप अगर कभी किसी से बात कर रहे हैं, आप कुछ कह रहे हो, अगला आपकी बात सुन नहीं रहा होता, वो चाहता है कि आप बस रुकें और वो अपनी बात कह दे। तो वो सुनना भी बड़ा ज़रूरी है। तो आप सुने, चाहे उसके बाद आपके अपना एक प्रोसेस है उसको डाइजेस्ट करने का, चीज़ें करने का। तो वो सीखना, और मुझे लगता है कि ये एक लर्निंग प्रोसेस है, ये चल रहा है। और एज क्रिएटिव ये प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं हो सकता। मतलब आप, मैं इतना अरसा हो गया है, अभी भी कोई काम कर रहा होता हूँ मैं उससे सीखता हूँ। मैंने अपनी पता है, मैंने फिल्म पूरा प्रोसेस करके, मैंने इसका साउंड मिक्स बाहर किया हुआ है, ग्रेड बाहर की, ये सब प्रोसेस करके मैंने रिलीज़ कर दी। उसके बाद तो मुझे सो जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि हाँ, ये जगह है इम्प्रूवमेंट की। तो वो अमल है सीखने का। मेरी पिछले दिनों एक प्रोड्यूसर साहब से बात हो रही थी। उनकी एक फिल्म जो है जब शूट हो रही थी, और जब वो मुझे उसकी कहानी का अंदाज़ा था, तो जो डायरेक्टर शूट कर रहे थे उनसे मुझे महसूस हुआ कि ये तो प्लान किया गया था पहले ही कि ये किसी OTT प्लेटफॉर्म के लिए शूट होगी, लेकिन ये अभी मुझे पता चल रहा है कि इनका प्लान बदल गया है, कि ये चाहते हैं पाकिस्तान के सिनेमाज में भी चले और फिर उसके बाद ये OTT की तरफ चले जाए। तो अब ऑन सेट एक पूरा जब ये चेंज हुआ इरादा, तो उसके फ्रेम्स, उसकी लाइट, उनकी चीज़ें जो है वो कंफ्यूज हो गए मामलात, क्योंकि बहरहाल अब छोटे बॉक्स के लिए बनाते हैं और एक पर्दे के लिए बनाते हैं, तो उसमें बहुत फ़र्क हो जाता है। तो हालांकि ऐसा है कि मेन स्ट्रीम और सिनेमा की फिल्में जो है बाद में जाकर OTT पे चल जाती हैं, क्योंकि वो पहले से इस्टेब्लिश हो जाती है। आप समझते हैं कि हमारे यहाँ जो लोग फिल्म मेकिंग को प्लान कर रहे होते हैं, वो अपने प्लेटफॉर्म्स को लेकर बड़े कॉन्शियस होते हैं, समझ रखते हैं, और इस तरह सोचते हैं कि इस पर्दे और साइज़ का फ़र्क और ये सारी बातें जहन में होती हैं? देखिए, ये वाली जो बात है ना, यकीनन आपके पास अभी जो है कंटेंट डिवाइड हो गया है। अब आप दुनिया भर में भी देखें, और जो मुझे लगता है कि एक तरह से थोड़ी आम आदमी के साथ ज़्यादती भी है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं फ़ोन पे वो मिल जाता है। सिनेमा, इंडियन सिनेमा भी, या बॉलीवुड की अगर बात करें और बाहर भी, तो वो बहुत अच्छा कंटेंट भी जो है इंटेलिजेंट कंटेंट जिसको मैं कहता हूँ, ज़रा सा डीप, थोड़ा खूबसूरत, वो भी सिनेमा पे जो है वो फिल्म चलती थी। अब वो सारा कुछ जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया है। वो सिर्फ आपका आता है OTT के ऊपर, और जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है वो आपका रह गया है लार्जर देन लाइफ विजुअल्स, एक्शन चीज़ें। अब उससे है ये कि जो आम आदमी, हमारे पास तो खैर सिनेमा का इतना कल्चर कम हो गया था, और वो वैसे अभी भी बहुत कम है। जैसे आप इंडिया में जाएं तो वहाँ जो आदमी जाके वो सिनेमा देखता था इंटेलिजेंट, अब उसको सिर्फ ज़्यादा लाउड एक्शन मिल रहा है। अब उसको वो इंटेलिजेंट बातें, वो खूबसूरत लिरिक्स और वो म्यूज़िक सिनेमा में नहीं मिल रहा। हाँ, OTT पे मिल रहा है। अब वो कितने लोगों का एक्सेस है वहाँ पे, ये एक अलग चीज़ है। नंबर्स कहीं ना कहीं से पायरेटेड हमारे लोग उतार लेते हैं, लोग देख लेते हैं, लेकिन हाँ, वो जो सिनेमा में कुछ अच्छी चीज़ें आती थी वो नहीं आती। तो अब मुझे ये है कि हाँ, सिनेमा की रिक्वायरमेंट थोड़ी फ़र्क है। सिनेमा में अब आप अगर बहुत एंटरटेन कर रहे हैं, या बहुत आप एक्शन या लार्जर देन लाइफ कोई चीज़ें दिखा रहे हैं, तो लोग ज़्यादा शौक से देखते हैं। OTT पे भी आप ये काम कर सकते हैं। मतलब आपके पास गेम ऑफ थ्रोन्स और ऐसी बहुत चीज़ें चली हैं। OTT पे अगर आप लॉन्ग फॉर्मेट पे जा रहे हैं, अगर आप TV शो पे जा रहे हैं, सीरीज़ बना रहे हैं, तो हाँ, उसकी रिक्वायरमेंट फ़र्क है। वहाँ आपको टाइम मिलता है कैरेक्टर बिल्डिंग का, लोग ज़्यादा इंगेज होते हैं। मैं पर्सनली ज़्यादा वो चीज़ें देखता हूँ। मूवी में अभी भी वहाँ पे भी यही रिक्वायरमेंट है कि आपने एक सर्टेन टाइम में कहानी कहनी है और आपने इंगेज करना है लोगों को। तो OTT अब ज़्यादा लॉन्ग फॉर्मेट्स पे लोगों के लिए ज़्यादा इंगेजिंग है, मुझे ऐसा लगता है। अभी ये बात की जाती है, अभी हमारी जेन ज़ी है या से बाद वाली जनरेशन है, कि इसके अटेंशन स्पैन बहुत थोड़ा है।
गोल्ड फिश से भी कम ये किसी चीज़ को देख पाते हैं, कुछ सेकंड्स से ज़्यादा नहीं। लेकिन यही वो बच्चे हैं जो पूरी पूरी रात बैठकर पूरी पूरी सीरीज़ ख़त्म करते हैं। यकीनन वो एक बहुत लंबी सीरीज़ है, लेकिन जिस तरह से उसके इवेंट्स को डिज़ाइन किया गया है, वो कुछ कुछ सेकंड्स के बाद या कुछ मिनट्स के बाद आपको एक अलग जो है वो रीज़न देते हैं उसको, उसमें उससे कनेक्ट रहने का। ये नहीं कह रहा कि वो जो हमारे आमतौर पर जो एक कहा जाता है कि बस वो कुछ होल्ड हुक हैंग वाला जो एक तस्वुर है, इतना मैथमेटिकल और चीज़ें हो नहीं सकती इंसान के साथ। लेकिन बहरहाल ये सारे जो चीज़ें डिज़ाइन हो रही हैं, एक तो वो अपने सब्जेक्ट्स को लेकर बहुत मुतासिर कुन होती हैं, ये वजह होती है मतलब देखने की, और फिर जिस तरह से वो कंटेंट फ्लो कर रहा होता है, आप क्या समझते हैं कि ये इसके लिए कोई ख़ास तरबियत दरकार है या ये सारा कुछ जो है वो खुदा की देन होता है? देखिए, ये कहानी सुनाना जो है ना, ये ही असल आर्ट है सारा। अभी मुझे काफ़ी, क्योंकि मैं एडवर्टाइजिंग में काफ़ी अरसे से हूँ, तो मेरे पास ये अक्सर रिक्वेस्ट आती है यार, लोग ये जो आपने बात की ना, अटेंशन स्पैन कम हुआ है। हाँ, डेफिनेटली कम हुआ है, क्योंकि आपके पास अब वैरायटी ऑफ कंटेंट बहुत है, आपके पास बहुत कुछ है देखने को। तो आप ये नहीं चाहते कि आप किसी फालतू चीज़ पे टाइम ज़ाया करें। आप ख़ुद भी देख रहे होते हैं, और कोई चीज़ आपको अगर एंगेजिंग नहीं लगेगी, आप फ़ौरन आगे बढ़ जाएंगे। इवन अगर आपके पास वो स्ट्रीम होने में भी थोड़ा सा टाइम ले रहा होगा ना, तो अब आपके पास इतनी बर्दाश्त भी नहीं है कि आप उसका इंतज़ार करें, आप कहते हैं आगे चलता है, ठीक है। लेकिन साथ साथ ये होता है कि अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जिसने आपको पकड़ लिया है, कोई कहानी अच्छी सुना रहा है, आप उसके लिए पूरी रात भी बैठेंगे, आप 2 रातें भी बैठेंगे, आप इंतज़ार करेंगे कि ये कब आएगा, मैं कब देखूँगा। और क्योंकि वो जितनी वैरायटी बढ़ी है ना, एक तरह से ये भी देखें कि जितने आपके पास मीडियम्स बढ़ गए, जितने आपके पास प्लेटफॉर्म्स बढ़ गए, जितनी कंटेंट आपके पास जितना बढ़ता जा रहा है, और उसके जो मीडियम्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, उन्हीं के साथ साथ जो वैल्यू है कहानी सुनाने के आर्ट की, वो भी बढ़ रही है। क्योंकि हर आदमी इतनी अच्छी कहानी नहीं सुना सकता, ठीक है। मतलब मैं आज भी बेटर कॉल सॉल देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। और वैसे मुझे जो ऐसा कंटेंट मुझे पसंद है, मुझे बहुत कम मिलता है तो मैं उसको बहुत शौक़ से और बहुत आराम से, और मैं पूरी रात भी देख सकता हूँ बैठ के। तो बात सारी ये है कि कहानी सुना, मुझे अक्सर क्लाइंट्स कहते हैं 30 सेकंड से ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे। मैंने कहा, मैंने एक किंग टॉक्स का ऐड बनाया, ये 90 सेकंड का है, एक रूम में 2 एंगल्स पे लोगों ने देखा है, तो ये थ्योरी तो गलत हो गई। मैंने अमरीली स्टील का 2 मिनट का ऐड बनाया, उसके इतने व्यूज़ है, मतलब मेरे पेज पे कुछ लोग नहीं थे, वहाँ पे उसके कोई 1 मिलियन व्यूज़ हिट किए हुए थे, जबकि कुछ भी नहीं था वहाँ पे, मेरे पास कोई फॉलोअर्स नहीं थे। तो बात सारी है कि बल्कि उनके अपने पेज पे कोई 16 मिलियन पे चले गए थे व्यूज़, व्यूज़। तो बात सारी है कि आप कहानी कैसे सुना रहे हैं। मतलब मैंने कहा, आप लोग रिसर्च बताते हैं कि फेसबुक पे इतने से ज़्यादा लोग नहीं देखते, फेसबुक का अपना ऐड 7 मिनट का है गूगल का ऐड 5 मिनट का है, आप देखते हैं। कहानी सुनाई कैसे जा रही है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब मैं अमरीली स्टील की एग्जांपल फिर दूंगा। पहली दफ़ा वो लोग ज़रा डरे हुए थे, रिलेक्टेंट थे कि ये 2 मिनट का ऐड बड़ा बन गया है। उसके बाद उन्होंने ख़ुद 5 मिनट का ऐड बनाया, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, आपको पता है लोग देखेंगे, आप अच्छी कहानी सुनाएंगे, लोग देखेंगे। तो आप 30 सेकंड में भी बोर कर सकते हैं लोगों को, ठीक है। आप 5 मिनट में भी बिठा के रख सकते हैं, पूरी रात बिठा सकते। हाँ, ये अगर तो आपको ये फ़न आता है ना, ये इस फ़न का काम है, ठीक है। आप कहानी कैसी सुना रहे हैं, आप बना दें। इससे बाज़ औक़ात जो है वो, जैसे हम जब सीखते हैं लिखना, और जब पढ़ सीखने का अमल तो मुस्तकिल ही है, पता लगता है कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन जब आप ऑब्ज़र्व करते हैं तो पता लगता है कि कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनको ब्रेक करके एक राइटर ने जो है वो अपनी एक ख़ास नीश या मार्केट बना लिए। जैसे हम भी हमेशा, आपने भी ये कहा कि हर किरदार की अपनी आवाज़ होनी चाहिए, उसका अपना ख्याल होना चाहिए, उसका अपना एक लबो लहजा होता है। लेकिन आप खुद ही पहचान जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक बड़े राइटर हैं, उनके ड्रामा या उनके फिल्म के अंदर सारे ही किरदार जो होते हैं बहुत ही भारी भरकम होते हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल होते हैं, बड़े भारी भरकम डायलॉग जो है वो
दे रहे होते हैं, और वो एक ख़ास लेवल होता है फ़लसफ़ियाना अंदाज का। बात चाहे वो उसमें इतनी डेप्थ ना हो, लेकिन उसका एक लहजा होता है, वो बिकता है, वो उनका स्टाइल है, और लोग उस वजह से पसंद करने लगे, और फिर वो एक चीज़ बन गई। आप पहुँच गए रेलेवेंट। हाँ, काफ़ी सारे हैं ऐसे, इसलिए पहुंचना मुश्किल है। तो अब ये ना कि आपको मौका मिला अपनी ऑडियंस को एजुकेट करने का, और आपका तुक्का लग गया, और आपने जो है वो, क्योंकि उस वक्त ये पीटीवी की वाक़यात का मामला है, क्योंकि उस वक्त एक चैनल था, वहाँ से चीज़ें होते होते चलेगी, तो अब उस तरह डिज़ाइन हो गई एक ख़ास ऑडियंस। लेकिन क्या ये लोग अभी अगले आने वाली जो जो अब जो जिनका जो वर्ल्ड का जो पूरा मीडिया देखते हैं, उनको भी ऐसे ही इंटरटेन कर पाएंगे? यार नहीं, मुझे ये लगता है, ये मेरा ज़ाती ख्याल है, मैंने बताया, पर्दों में सवाल मैंने बताया ना, मतलब आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं कि लोगों का ज़ौक़ बेहतर होता रहता है ना। इसी तरह से देखें, आपको अपने स्टैंडर्ड्स भी बेहतर करने होते हैं, ठीक है, वरना एक पॉइंट आता है कि ऑडियंस को कोई और बेहतर चीज़ दे रहा होगा। और देखें, अक्सर ऐसा होता है, चाहे किसी ब्रांड की बात करें या किसी राइटर की बात, किसी डायरेक्टर की या इंडस्ट्री की, कि जहां आप समझते हैं ना कि यार बस इससे आगे कोई और काम नहीं करेगा, और आप कहते हैं कि लोग यही देखते रहेंगे, वहाँ कोई थोड़ा सा बेहतर आगे करता है ना, तो लोगों को लगता है कि हाँ इससे बेहतर हो सकता है, और फिर वो आपके पास नहीं आएंगे। कि आप एक ही चीज़ बार बार नहीं बेच सकते, ठीक है, कुछ देखें, कुछ बार बेच सकते। हाँ कुछ बार बेच सकते हैं, वही बात है ना कि आप बार बार लोगों को उस तरह बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वो एक बड़ी सेइंग थी। देखिए, होता ये है कि ये एक क्राफ्ट है, ठीक है, कुछ लोग जुमले अच्छे लिख लेते हैं, ठीक है, बातें अच्छी कर लेते हैं, अगर आप उनको डाइसेक्ट करने बैठेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर प्रॉब्लमेटिक नज़र आएंगी, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारे पास तमाशबीनी का दौर है, ठीक है, और लोगों को फौरी ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है, आपको लगा कि ये बात की, आप कहेंगे वाह 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 क्या बात की है, आप उसको जाके थोड़ा खोदेंगे नहीं कि यार इसके पीछे क्या है, ठीक है, आप उसमें डेप्थ नहीं ढूंढेंगे, तो वो भी सौदा बिकता है, ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब और अच्छा आना शुरू होगा तो आप बुरे लगना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, आप एक ही कहानियाँ बार बार नहीं सुना सकते। मुझे बहुत सारी चीज़ें अपनी इंडस्ट्री में, मतलब बहुत सारी चीज़ें बहुत ऑफ लगती हैं, क्योंकि हम चले जाते हैं पॉपुलर नैरेटिव के ऊपर, ठीक है। देखिए, ज़रूरी वही बात है जो मैं बार बार कहता हूँ कि एक कंटेंट वो होता है जो लोग देखना चाहते हैं, और एक वो होता है जो लोगों को देखना चाहिए, ठीक है। लोगों को नहीं पता होता उनको क्या चाहिए, आप उनको ये दे रहे हैं, वो ये भी एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। आपका काम है उसको बेहतर करना। जिस तरह पीटीवी का टाइम था ना, तो आपके पास क्रिएटिव लोग जो थे वो रिस्क लेते थे, वो पिच करते थे, वो लीडिंग पे होते थे, वो चीज़ बनती थी, वो चीज़ बिकती थी, और उसके बाद एडवर्टाइजर्स की लाइन होती थी पीछे। अब आपके पास ज़्यादा कंटेंट साइट पे है, मार्केटिंग लीड पे, ठीक है, और वो लोग कहते हैं कि यार लोग ये देख रहे हैं, आपने रोती हुई औरतें देखनी है तो आपको ये डालना है, तो उनमें रिस्क टेकिंग कम होती है कि आप कोई अलग काम करें। वो कहते हैं नहीं, जो देख रहे हैं वो बनाओ, ठीक है, क्योंकि वो बिक रहा है। लोग ये, आपको अक्सर ये एक्सक्यूज़ मिलेगी कि लोग ये देखना चाहते हैं, हाँ देखना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी आप क्या इम्प्रूवमेंट लेकर आना है। तो बात सारी ये है कि आपको इंटेलिजेंट होना पड़ता है। मतलब मैंने एक ड्रामा देखा था काफ़ी पहले, और दिस इज़ हाउ यू सी द इम्पैक्ट, कि आपकी सोसाइटी पे किसी कंटेंट का इम्पैक्ट क्या होता है। मतलब एक ड्रामा था, मेरी ज़ात ज़रा बेनिशा, जी जी जी। अब वो मैंने ड्रामा देखा, और उसमें एक औरत पे जुल्म दिखाया गया, और उस पे गलत इल्ज़ाम लग गया, उसकी एक बड़े आदमी, उम्र के आदमी से शादी हो गई, फिर उसको डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार दिखाया, एक दफ़ा उसका पूरा चेहरा यहाँ से मार से ख़राब हो गया था और सब हो गया था, और वो ये जुल्म सहते सहते जो है वो उसकी डेथ हो गई। फिर उसकी बच्ची थी जो उसकी डायरी पढ़ती है और चीज़ें, और
इन दी एंड जिसने ये जुल्म किया होता है उसको कैंसर होता है और वो उससे माफ़िया मांग रही होती है, और फिर वो उसके मतलब अब इस पूरे इसमें आप, और इसके बाद मैंने अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि मैंने अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ दिया आपकी सोसाइटी में। इस पूरे इसमें आपकी मैसेजिंग क्या है? आप क्या नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं? क्या ह्यूमन एक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है? कि आपके ऊपर जुल्म हो तो आप कन्फ्रंट ना करें, ठीक है, आप किसी से बात ना करें, आप ऑपरेसर के सामने खड़े ना हो, या आप जाके बस बद्दुआ दे के सो जाएं? मतलब आप क्या बात बताना चाह रहे हैं सोसाइटी को? मेरे लिए ये बात जो है इट्सेल्फ इसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि जुल्म सहना क्यों सिखाया जा रहा है हमें, ठीक है, खासकर औरत को, कि आपकी शादी भी हो जाए आप जाके चुप रहें, आप और जुल्म से और जुल्म से और जुल्म से, ऑडियंस आपके साथ हमदर्दी में पूरी हो जाए, और एंड में आप ऑपरेसर को एक दिखा दें। मतलब उसको आपने कन्फ्रंट क्यों नहीं किया? ये आप सोसाइटी को ये क्यों बताते हैं कि आप जुल्म से हर चीज़ का हर चीज़ को, एक जालिम को उसका बदला मिल जाएगा, अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है वो उसको कर देगी, ठीक है, लेकिन आप एज सोसाइटी आपका एक इंडिविजुअल का एक्शन क्या है? क्या कल कोई आपके साथ जुल्म कर रहा हो तो आप उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे, उसको बुरा कहेंगे, या आप जाके उसको बद्दुआ देंगे? तो हमें अपना ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखना होगा। लोगों को ये अच्छा लगता है, पसंद आता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत, हमें स्टीरियोटाइपिंग बड़ी अजीब सी होती है, लेकिन क्योंकि आपकी ऑडियंस वो देखना चाह रही है तो हमारे चैनल्स भी वो चीज़ बनाते हैं, हमारे राइटर भी वो लिखते हैं, उनको ये कहा जाता है कि लोगों को ये पसंद आ रहा है। आपके यहाँ अक्सर बड़े हिट ड्रामों में बड़ी नेक परवीन सी जो लड़की है जो चुप है वो हीरोइन होगी, जो ज़्यादा बोल नहीं रही, और जो लड़की अपने लिए बात कर रही है वो थोड़े से भी वेस्टर्न कपड़े पहन लेती है तो उसको नेगेटिव पोर्ट्रे किया जाता है, उसको बागी दिखाया जाता है। क्यों? क्या अपने लिए कोई बात करना गलत है? ठीक है, हम बड़ी गलत स्टीरियोटाइपिंग करते हैं अपनी स्टोरीज में। अच्छा, वैसे अब हम ब्रेक करने लगे हैं काफ़ी इन चीज़ों पे। हाँ, हाँ। वो आहिस्ता आहिस्ता होता है, लेकिन जो हम करते हैं उसका इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पे, ठीक है। वो कहानी बेचने के चक्कर में कर रहे हाँ, होते हैं, वो स्टेरियोटाइपिंग जो है वो जाके कहीं ना कहीं आपकी सोसाइटी में बिहेवियर चेंज लेकर आ रही होती है, जो गलत चेंज भी आ रहा होता है अक्सर। तो ये एक ज़िम्मेदारी है, मतलब एज ए राइटर, कि आप कितना प्रोग्रेसिव कंटेंट बना रहे हैं। मुझे लगता है कि आज से ज़्यादा प्रोग्रेसिव कंटेंट हमारे पास 30 साल पहले मैंने नूरुल हुदा शाह के फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट ड्रामास देखे हैं पीटीवी पे ऊपर। मैंने हसीना मोइन ने बड़ी जो फेमिनिस्ट वाला पार्ट है, मतलब उस वक्त लड़कियों को इतना इंडिपेंडेंट दिखाया गया, इतना खूबसूरत तरीके से आंगन टेढ़ा बनाया आपके पास यार उस वक्त। तो ये वाली बात है, तो ये अब जाके कुछ खुदा की बस्ती था, मतलब सोशल इनजस्टिस के ऊपर आपके पास ऐसा और काम हुआ। डिटेल्स थी उसमें, क्या खूबसूरत कैरेक्टराइज। अब ये काम है, ये अब होता है, कुछ काम है जो बड़ा लोग अप्रिशिएट करते हैं। कुछ ड्रामे मैंने देखे चाइल्ड अब्यूज़ पे बने हुए हैं, चीज़ें इस तरह की बनाई हैं लोगों ने, और वो लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ों की और अभी ज़रूरत है करने की। ज़रूरी नहीं है कि मीडिया जो है वो हमेशा किसी पॉलिसी या प्रोपेगेंडा का शिकार हो। बहुत दफ़ा जो है वो सिर्फ एक सक्सेसिव एक्शन को फॉलो करने के अंदर ये सारे स्टीरियोटाइप्स जो है वो बिल्कुल ऐसे ही रिपीटेडली फॉलो हो रहे होते हैं। अब वो परवाह भी नहीं करते कि सोसाइटी का क्या होने जा रहा है, और इसका इम्पैक्ट ये कि हम देख चुके हैं, अपनी ज़िंदगी में देख चुके हैं। अब जो है फिल्म इंडस्ट्री हमारे पास जैसे गिने चुने सिनेमाज हैं, रुझान नहीं है फिल्म देखने का, और होते होते हो ये गया है कि सिनेमा जाना एक एलीट एक्टिविटी बन गई है। एक आवाम 1000 रुपये का टिकट ख़रीद के जाने वाले लोग जो है वो महदूद है। आप बिजली के बिल से परेशान हैं लोग। तो वो जो एक आवाम का जो एक के लिए जो एक मीडियम था सिनेमा का, और उसका एक अपना इम्पैक्ट था, तो वो तो आपने बिल्कुल
आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसने उसको तो बहुत पीछे कर दिया है। बिल्कुल कर दिया है। देखिए सिनेमा जो है ना वो हमारे पास वैसे भी कभी पॉपुलर, उसमें पंजाब में सिनेमा अभी भी लोग देखते हैं। पंजाब आपके पास रीजनल सिनेमा की बड़ी जगह है, ठीक है। अभी भी आप अगर जाके देखेंगे जो पंजाबी थिएटर होता था वो अब जब से मूवी पे ट्रांसफ़र हुआ है, आपको वो सारी मूवीज़ बिजनेस करती हुई मिलेंगी। शायद से उसकी वजह ये भी है कि वो सिर्फ लोकल नहीं है, वो कनाडा, अमेरिका और वो पंजाबी वो पूरा जो वो उनको तो एंटरटेन कर ही रहा है, लेकिन अगर आप सिर्फ उनके नंबर्स पाकिस्तान में भी देखेंगे तो आपको वो आपकी जो दूसरी मेन स्ट्रीम मूवीज़ हैं उनसे बहुत आगे नज़र आएंगे। तो वो एज अगर वो मूवी बाहर रिलीज़ ना भी हो तो इवन देन वो एक अच्छी प्रॉफिटेबल इक्वेशन में होती है, क्योंकि उसकी ऑडियंस है, वो लोग देखना चाहते हैं, देखते हैं। देखिए सिनेमा मेन स्ट्रीम में आपके पास पंजाब में ज़्यादा रहा है। यहाँ पे जब अभी रिवाइवल शुरू हुआ था 2013-14 में और हमने मूवीज़ बनाई, शुरू में हमने कुछ अच्छी मूवीज़ बनाई, हमारे पास एक सपोर्ट ये भी थी कि हमारे पास इंडियन मूवीज़ आ रही थी पाकिस्तान में। आपके पास ना देखें हमारे पास इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है एंटरटेनमेंट की। आपके पास सबसे ज़्यादा खुशी के हर चीज़ में आपके पास एक सोल्यूशन होता है, खाना खा लो, ठीक है। आप कोई चीज़ सेलिब्रेट करनी हो आप सिर्फ खाना खा लेते हैं जाके, और क्या करते हैं आप क्या कॉन्सर्ट में जाते हैं, आप सिनेमा जाते हैं, आप कोई आर्ट गैलरी जाते हैं, आप कोई और मेले होते हैं आपके पास, कोई सर्कस लगे होते हैं, क्या करते हैं? कुछ नहीं करते ना। आपके पास कोई अखाड़े हैं कि वहाँ जाते हैं, कुछ नहीं करते, आप सिर्फ खाना खा लेते हैं जाके। ये एक कल्चर होता है। ये कल्चर जब बिल्ड होता है जब आपके पास एक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। सिनेमा में भी आपके पास फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, आपके पास सिनेमाज बढ़ेंगे, आपके पास रेट्स कम होने लगेंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि आपके पास सिनेमाज में जो है वो सस्ते सिनेमाज भी बनाए आप लोगों के साथ। आप मोबाइल सिनेमाज बनाए जाके, आप छोटी छोटी जगहों पे मूवी दिखाएं, ले जाके प्रोजेक्टर लगाएं, साउंड लगाएं, मूवी दिखाएं, ठीक है। ये एक पूरा बिजनेस मॉडल है। तो बात सारी ये हमारे पास इंडियन मूवीज़ जो बंद हुई हैं वो उसने भी बहुत इम्पैक्ट किया है, क्योंकि पहले लोग जाते थे सिनेमा में, एक एक्टिविटी है ना, एक माशी एक्टिविटी है। चीखने लग जाते हैं हमारी सीनियर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, राइटर्स की, ये इंडियन कंटेंट क्यों आ रहा है, इसको तो हम कैसे मुकाबला करेंगे। नहीं तो आप वैसे कैसे मुकाबला करें, आपके पास ऑडियंस ही नहीं होगी, आप मूवी किसको दिखाएंगे? देखें इंग्लिश मूवी की ऑडियंस इतनी बड़ी नहीं है आपके पास, ठीक है। अनलेस कि आपके पास फास्ट एंड द फ्यूरियस वगैरह आती हैं एक्शन वैक्शन बेस, लेकिन वो कितनी फ्रीक्वेंसी है उनकी, ठीक है। आपके पास इंडियन मूवीज़ आती थी, एक आम आदमी, एक आम फैमिली भी उनको एक मुतबादिल, एक ऑल्टरनेट एंटरटेनमेंट मिल गई थी। आप एक सिनेमा जाते थे, मूवी देखकर आ जाते थे। अब आप और उसके बीच में पाकिस्तानी मूवी लगेगी, वो लोग वो भी देखेंगे जाके अगर अच्छी बनी होगी। मसला ये है कि हमने बहुत कम अच्छी फिल्म्स बनाई हैं, ठीक है। और देखें लोग सिर्फ पाकिस्तानी सिनेमा सपोर्ट करने नहीं आ सकते, आप एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं, आपको कोई चीज़ मिलनी चाहिए वहाँ पर, कोई इंगेजमेंट मिलनी चाहिए। कि आप देखें तो लोग इतने दफ़ा पैसे ज़ाया किए उन्होंने, वो उसके बाद कहते हैं कि यार मतलब मैंने अपनी मूवी रिलीज़ की जब शुरू में, तो उसके बाद मुझे जब मैंने लोगों से बात की और स्पेशली यूथ से, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उनका ट्रस्ट ही नहीं है सिनेमा पे। वो कहते नहीं हम तो पाकिस्तानी मूवीज़ देखते ही नहीं, बहुत फारिग होती। फिर मैं यूनिवर्सिटीज़ गया, जब मैंने उनको एडवर्टाइजिंग का पोर्टफोलियो दिखाया, मूवी के कुछ क्लिप दिखाए, चीज़ें, फिर थोड़ा सा तो मुझे वहाँ पे ये हुआ कि हाँ मुझे स्टूडेंट कनेक्ट पहले करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए उनका ट्रस्ट गेन करना ज़रूरी है। वरना अगर आप अच्छी फिल्म बनाएंगे तो आपके पास कितने फिल्म मेकर्स हैं जो आप रेगुलर हर महीने सिनेमा में आप कितनी फिल्म्स दे सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ आप तो नहीं फिल कर सकते, ठीक है। उसके लिए आपको दूसरी मूवीज़ चाहिए जो आ रही हो। जो कल्चर जब तक बनेगा नहीं ना, उस वक्त तक सिनेमा चलाना है उन्होंने पॉपकॉर्न भी बेचने हैं, उन्होंने बिज़नेस करना है। कौन अफोर्ड कर सकता है कि आप खाली सिनेमा चलाते रहें? और सर एक और चीज़ भी कि अगर चलें आप फॉर एनी रीज़न इंडियन कंटेंट नहीं आने देना चाहते, फॉर मैनी रीजंस, आपके पास चाइनीज़ कंटेंट है, बंगाली कंटेंट है, कोरियन कंटेंट है जो कि बहुत अच्छे हैं, ईरानियन कंटेंट है,
ये हमारी सिनेमा में क्यों नहीं लगता? इसका तो मुझे खुद भी आइडिया नहीं है कि कोई हम लोग इसको इस तरह से अप्रोच क्यों नहीं करते या डिस्ट्रीब्यूटर्स उस पर काम क्यों नहीं करते। जैसे अभी कुछ अर्से पहले इंडोनेशियन मूवी एक लगी थी, हॉरर मूवी चली थी। हाँ, तो ये है मतलब अब तो लोगों के लिए एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है कि वो हर तरह कंटेंट देखना चाहते हैं। मतलब मैंने नार्कोस स्पेनिश में देखा था सारा सबटाइटल्स के साथ, तो इवन अगर आप डबिंग के साथ भी कर रहे हैं तो देखेंगे अगर आप। तो मुझे तो लगता है कि ये हमारे पास होना चाहिए। बल्कि अभी पिछले दिनों कोई कह रहा था कि कुछ मूवीज़ को यहाँ रिलीज़ की परमिशन मिल रही है, तमिल मूवीज़ को या कुछ और। हाँ। तो मुझे तो लगता है कि आपके पास डाइवर्सिटी, वो वैरायटी होनी चाहिए कंटेंट में, ताकि लोगों को कुछ एक अल्टरनेट एंटरटेनमेंट मिले, एक मुतबादिल तफरी जो है वो होना बड़ा ज़रूरी है। मतलब कब तक सिर्फ खाना खाते रहेंगे आप?